चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों के लोकसभा विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। देश की 3 लोकसभा 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि पंजाब की 1 यानी कि संगरूर, उत्तर प्रदेश की 2 रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटें हैं, तो वहीं विधानसभा सीटों में त्रिपुरा की अगरतला टाउन बोरडोवाली, सुरमा जुबार्ज नगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। यहां 23 जून को मतदान डाला जाएगा। इसी तरह दिल्ली के राजेंद्र नगर, झारखंड के बंदारी, आंध्र प्रदेश की आत्मकूर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव में मतदान होंगे। चुनाव आयोग के अनुसार 30 मई को अधिसूचना जारी होगी। 6 जून को नामांकन की आखिरी तिथि तय होगी। 7 जून को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि 9 जून तय की गई है। आपको बता दें कि इन सभी सीटों पर 23 जून को मतदान होगा, तो वहीं 26 जून को मतगणना होगी। आपको बता दें कि यूपी के रामपुर से आजम खान ने सांसद पद से इस्तीफा दिया था। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दिया था। इन दोनों नेताओं ने फरवरी में विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस तरह पंजाब की संगरूर सीट से भगवंत मान सिंह ने इस्तीफा दिया था। भगवंत मान अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो वहीं दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट भी राघव चड्ढा के राजस्थान में जाने से खाली हुई है। दिल्ली में 25 मई को कोरोना के 424 नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच इस बीमारी से 4 मरीजों की मौत हो गई और संक्रमण दर घटकर 1.89% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 22,490 टेस्ट किए गए और 499 मरीज ठीक हुए। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के कुल 1,762 एक्टिव मामले हैं और कंटेनमेंट जोन की संख्या 483 ही रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों की माने तो दिल्ली का कोविड-19 टैली बढ़कर 19,04,664 हो गया और मरने वालों की संख्या, आपको बता दें कि मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के 418 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि पॉजिटिविटी दर 2.27% थी। सोमवार को दिल्ली में 268 नए मामले सामने आए थे, जबकि पॉजिटिविटी दर 2.69% थी। रविवार को कोरोना से 1 की मौत हुई और 365 मामले सामने आए। 1.97% की पॉजिटिविटी दर रही। इस साल 13 जनवरी को महामारी की तीसरी लहर के दौरान दिल्ली में कोरोना के रोजाना आने वाले मामलों की संख्या 28,867 के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गई थी। 14 जनवरी को पॉजिटिविटी दर 30.6% दर्ज की गई थी। ये महामारी की तीसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा थी। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या मंगलवार को 1,841 से घटकर 1,762 हो गई है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना रोगियों के लिए 9,613 बिस्तर हैं और उनमें से 101 पर मरीज हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को जनता से आंगनबाड़ी से जोड़कर जन आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। जी हां, मुख्यमंत्री ने लोगों को आंगनबाड़ी गोद लें अभियान शुरू करने की वजह भी बताई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और वर्तमान भी स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित बच्चे समर्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। उसकी पूरी सफलता के लिए जरूरी है कि हमारे बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ रहें। सीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी बच्चों को स्वस्थ रखने का, सुरक्षित रखने का माध्यम है। उन्हें बेहतर संस्कार देने का, उनके बेहतर ग्रोथ का जरिया है आंगनबाड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी सिर्फ सरकार की जवाबदारी नहीं है। सरकार संसाधन जुटा रही है, पोषण आहार भेज रही है, व्यवस्थाएं जुटा रही है, लेकिन समाज की भी कोई जवाबदारी है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपने मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में न सिर्फ पद से बर्खास्त किया, बल्कि प्रिय बहनों और भाइयों, बच्चे हमारे देश का भविष्य है और वर्तमान भी। स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित बच्चे
समर्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। उसकी पूरी सफलता के लिए जरूरी है कि हमारे बच्चे पूर्णतः स्वस्थ रहें। आंगनबाड़ी माध्यम है बच्चों को स्वस्थ रखने का, सुशिक्षित करने का, उनको बेहतर संस्कार देने का, उनकी बेहतर ग्रोथ का। लेकिन आंगनबाड़ी केवल सरकार की जवाबदारी नहीं है। सरकार संसाधन जुटा रही है, पोषण आहार भेज रही है, व्यवस्थाएं बना रही है, लेकिन समाज की भी तो कोई जवाबदारी है, मेरी, आपकी, हमारी, कि अपने बच्चों के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। और इसलिए हमने सोचा कि आंगनबाड़ी केवल सरकार न चलाए, सरकार के साथ समाज को भी जोड़ा जाए। इसलिए हमने आंगनबाड़ी गोद ले अभियान प्रारंभ किया। कई लोगों ने आंगनबाड़ी गोद ली, लेकिन केवल एक व्यक्ति आंगनबाड़ी गोद क्यों ले? वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम भी तो आंगनबाड़ी से जुड़े हैं। आंगनबाड़ी में संपूर्ण पोषण आहार मिले, शिक्षा देने की व्यवस्था ठीक हो, खेलकूद की व्यवस्थाएं की जाए, आज इसकी आवश्यकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी को समाज से जोड़ने के लिए आंगनबाड़ियों में संपूर्ण संसाधनों की व्यवस्था के लिए मैं भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकला था। बच्चों के लिए खिलौने और अन्य सामग्री एकत्रित करने के लिए मैं ये बताते हुए भाव विभोर हूं। लोगों ने दोनों हाथ खोल कर दिया। मैं तो हाथ ठेला लेकर निकला था, लेकिन खिलौनों से ट्रक भर गए। अनेक प्रकार की सामग्री आ गई, लाखों रुपए के चेक आ गए, कमिटमेंट आ गए। मेरा उत्साह और बढ़ गया और इसलिए समाज को आंगनबाड़ी से जोड़ने का अभियान अब एक सामाजिक आंदोलन बन रहा है। मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं, आप भी इस अभियान से जुड़िए, आंदोलन से जुड़िए। आप आंगनबाड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग कर सकते हैं। किसान है, अनाज दे दीजिए, व्यापारी है, सामग्री दे दीजिए, उद्योगपति, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, अन्य काम में लगे व्यक्ति हैं, तो जो आपका सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य से कुछ ना कुछ आंगनबाड़ी में जरूर दें। आप, अगर आपका जन्मदिन है तो आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ मनाएं। आप ना जाए तो वहां दूध भिजवा दें, फल भिजवा दें और कोई पोषण सामग्री भिजवा दें, पोषण आहार की सामग्री भिजवा दें। माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में आप आंगनबाड़ी में भोजन करा सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन पर भी आप आंगनबाड़ी में सामग्री भेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपसे भावुक अपील कर रहा हूं, आंगनबाड़ी से जुड़िए, मतलब अपने बच्चों से जुड़िए, मतलब अपने देश के भविष्य से जुड़िए। और अगर आप ना जा पाए, कोई बात नहीं है, मैं उनसे आह्वान कर रहा हूं जो बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं। जैसे मैं भोपाल में निकला, मित्रों, आप अपने शहर में निकलिए, अपने गांव में निकलिए, सामग्री एकत्रित कीजिए और आंगनबाड़ी को भेंट कीजिए। हर एक नहीं जा सकता, तुम सामान लेने तो जा सकते हैं। जब मैं हाथ ठेला लेके निकल सकता हूं तो आप भी निकलिए।
आइए संकल्प करें, हमारे प्रदेश में हर बच्चा संपूर्ण स्वस्थ होगा, कोई अंडरवेट नहीं रहेगा, आंगनबाड़ी में पोषण आहार की कमी नहीं रहेगी, बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम करेंगे, समाज करेगा। निकलिए, ये आंगनबाड़ी से समाज को जोड़ने का अभियान बच्चों को स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित बनाने का महायज्ञ है। आप भी इसमें अपनी आहुति डालिए। आम आदमी पार्टी ने एक उदाहरण पेश किया है। ये बात पार्टी के प्रवक्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। जी हां, शिमला में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान कहा गया कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपने मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में न सिर्फ पद से बर्खास्त किया बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की। ये बात पार्टी के प्रवक्ता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पार्टी हिमाचल में अपनी ईमानदार छवि को लेकर जयराम सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस भाजपा ने थामा भ्रष्टाचार का दामन। जी हां, प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने भ्रष्टाचार का दामन थामा हुआ है। ये बात हिमाचल में आपके प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के नेता, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कांग्रेस ये बताए कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के प्रति उसके तेवर तीखे क्यों नहीं है। भाजपा सरकार भी कांग्रेस पर वार करने से बचती है। हमेशा ही प्रदेश में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस सरकार बनाने की परंपरा चलती रही है और इन दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार को आम आदमी पार्टी बेनकाब करेगी। क्या कुछ कहा गौरव शर्मा ने, चलिए सुनते हैं। जी ने अपने एक मंत्री को, डॉक्टर विजय सिंगला जो उनके साथ हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके कुछ साक्ष्य करप्शन के प्रति उनके पास आए, जिसमें वो किसी एजेंसी से परसेंटेज ऑफ कमीशन काम के प्रति मांग रहे थे। तो जैसा ही मुख्यमंत्री जी को पंजाब पे पता चला, उन्होंने तुरंत उन्हें बुलाया ही नहीं, उन्हें साक्ष्य दिखाया और तुरंत उन्हें उनके पद से हटा दिया, पद भार मुक्त कर दिया गया। और इतना ही नहीं किया, तुरंत अपनी जो एंटी करप्शन टीम थी उसे बुलाया और बुलाने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की, एफआईआर लॉन्च की और उन्हें 21 लाखों के पीछे रिमांड पर भेज दिया गया। ये बहुत बड़ा निर्णय एक हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर हुआ है। मैंने जैसा पहले भी कहा, ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा कभी किसी ने सोचा होगा, ना कभी सोच पाएगा। और ये देश के अंदर दूसरी दफे हुआ है। 2015 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने अपने एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया था और दूसरी दफे, और मैं आपको बताऊं, अभी 2-2.5 महीने सरकार बने हुए हैं, ताजी सरकार है। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में आज तक देखने को आपको मिला होगा, अन्य प्रदेशों के अंदर भी, जब तक विपक्ष हल्ला न करे, साक्ष्य न दे, चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन जो पक्ष में बैठी सरकार है वो अपनी व्यक्ति को, उनके केस को दबाने में लगी रहती है और पूरे 5 साल निकल जाते हैं। उसके बाद जो होता है वो होता है। पहली दफे आपकी नई सरकार, उसमें ऐसा निर्णय लेना मैं नहीं समझता, और ये हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर मील का पत्थर साबित होने वाला है। और आम आदमी पार्टी का ये ध्येय है, ये उनका मूल्य है, जिसमें वो कहते हैं कि करप्शन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बात चाहे कहीं की भी हो। और आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी इन्हीं मूल्यों के साथ आगे बढ़ने वाली है। और हर एक नागरिक हिमाचल प्रदेश को ये विश्वास दिलाना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, चाहे वो व्यक्ति पार्टी का हो, चाहे पार्टी के बाहर का हो, अधिकारी हो, उसे नहीं बख्शा जाएगा। उसकी सिर्फ एक ही जगह है, वो सलाखों के पीछे है। और आम आदमी पार्टी जो 2022 का चुनाव लड़ने वाली है, वो इसी के लिए लड़ने वाली है कि करप्शन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये अपने नेताओं को बचाने में लगी हुई है। और दूसरी ओर ऐसी पंजाब की सरकार है जो अपने व्यक्ति, जो मंत्री, उनके अंग संग रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ सिर्फ साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलके तुरंत विदिन अ डे उनको रिमूव किया जाता है, सलाखों के अंदर भिजवा दिया जाता है। तो ये कैरेक्टर को एक कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिफाई करता है। आप देखिए आम आदमी पार्टी का क्या कैरेक्टर है, उनके क्या मूल्य हैं, और इसी जो करप्शन के खिलाफ है वो हिमाचल प्रदेश में हम लड़ेंगे और बहुत बड़ी कार्रवाई, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टूटती और बिखरती कांग्रेस को बचाने के लिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब खुदा ही बचा सकता है। राहुल बाबा विदेश में मौज कर रहे हैं और देश में उनकी फौज में भगदड़ मची है। देखो, राहुल गांधी जी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी थी, नाम दे दिया भारत जोड़ो। भारत एक ऐसे सक्षम हाथों में है इस वक्त जिसका विश्व में डंका बज रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी का। आज आप 1 महीना ऐसा नहीं बता सकते जब विश्व का कोई नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति
हिंदुस्तान नहीं आ रहा हो। ऐसे भारत को जोड़ने की बात कहाँ से आ गई? अपनी खींच ऐसे क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो। कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस बिखर रही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और जहां तक आपने दिग्विजय सिंह की बात कही है कि उन्हें इस यात्रा में शामिल किया है, कमलनाथ जी उन्हें मध्य प्रदेश से दूर करना चाहते थे, कर दिया, अब साल भर उसमें रहे। हिंदू साधु संतों को अपमानित करने का कोई अवसर अगर दिग्विजय सिंह ने छोड़ा हो तो बताओ। अरे जिस मोदी जी शिलान्यास कर रहे थे राम जन्मभूमि का, उसकी तारीख पर सवाल उठा दिया था, ज्योतिषी बन गए थे उस दिन। अद्भुत आदमी है मोदी जी, हिंदू हृदय सम्राट हैं। कोई संत उनकी तारीफ करता है तो बस दिग्विजय सिंह को पीड़ा हो जाती है। यही दिग्विजय सिंह जी की पीड़ा है। पूरी कांग्रेस घर बिठाल दी। 10 साल में एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई कांग्रेस, इसलिए ही तो उन्हें कांग्रेस जोड़ो अभियान पर निकाला। आगे कांग्रेस का क्या होगा ये खुदा जाने। सिब्बल जी हाथ छोड़कर चल दिए साइकिल चलाने। एक तरफ राहुल बाबा विदेश में मौज कर रहे, इधर उनकी फौज में भगदड़ मची हुई है। भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाओ, मैंने सुबह कहा था। 1 सप्ताह में 3 चले गए। सुनील जाखड़ जी, हार्दिक पटेल जी और आज कपिल सिब्बल जी। काम ही हो गया कांग्रेस का। तो कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह दे दी है कि अस्पतालों को इस रोग के लक्षण वाले उन मरीजों पर नजर रखने का निर्देश दे जो हाल ही में मंकी पॉक्स से संक्रमित देशों से यात्रा कर चुके हैं। ऐसे मरीजों को आइसोलेट केंद्रों में रखने की नसीहत भी दी गई है। सूत्रों की माने तो अब तक केवल एक ही व्यक्ति को मंकी पॉक्स संक्रमण के लक्षण होने पर आइसोलेशन में रखा गया है, जिसने कनाडा की यात्रा की थी। उस यात्री के नमूने की पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में जांच हुई। हालांकि संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई थी। यात्री किस हवाई अड्डे पर पहुंचा था, इसका खुलासा नहीं किया गया। ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, कनाडा और अमेरिका से मंकी पॉक्स के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत के पास गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की तत्काल कोई योजना नहीं है और इसलिए इसे उन देशों को अनुमति देना जारी रहेगा जो जरूरतमंद मित्रवत है और जिनके पास साख पत्र है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने दुनिया में अस्थिरता का हवाला दिया और कहा कि अगर भारत को प्रतिबंध हटाना है तो उनका मानना है कि इससे केवल काला बाजारी करने वालों, जमाखोरों और सट्टेबाजों को मदद मिलेगी, ना कि वास्तव में कमजोर और जरूरतमंद देशों को। गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस साल गेहूं के उत्पादन में 7% से 8% तक की वृद्धि की उम्मीद थी। गंभीर गर्मी के चलते उत्पादन का नुकसान हुआ। स्थिति को देखते हुए हम जो उत्पादन कर रहे थे वो घरेलू उपभोग के लिए पर्याप्त है। गेहूं निर्यात प्रतिबंध को साफ करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भारत से जरूरतमंद देशों, पड़ोसी देशों, ऋण पत्र वाले देशों को गेहूं का निर्यात जारी है। I think any suggestion that India is increasing imports from Russia or is anyway contributing to the situation certainly doesn't stand scrutiny. Over the years, they've been a friend of India, and we believe that the right way would be to find an amicable solution, keeping in mind everybody's concerns, everybody's point of view. In terms of the long term, India has always looked at diversified sources for our petroleum requirements, but in the current situation, when inflation is at an all-time high, it has caused severe stress to people all over the world. The European Union and other countries in Europe continue to buy far, far more larger quantities than India has ever even thought of buying or will ever buy. So I don't think at all India at this point of time is in any way responsible for the petroleum exports of Russia. Having said that, I must also place on record that I was personally advised that there is no sanction on petroleum production, petroleum goods or food grain procurement from Russia, and no sanctions have been placed on that.
by senior leaders of the coalition which has put in the sanctions. So I think India is well within the current framework which has been designed by the countries who have put in the sanctions. Every country has to look after its national interests. I think our interests are no different from the interests or the needs of the European people. जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान हुए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक हमें कुपवाड़ा के जुमागुंड गांव में आतंकियों के घुसपैठ के बारे में इनपुट मिली थी, जिसके बाद सेना और पुलिस ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के अनुसार मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। एनकाउंटर वाली जगह से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। इससे पहले बुधवार को जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया था। सुरक्षा बलों ने इस साल कुल 22 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। जी हां, सुरक्षा बलों ने 22 आतंकियों को मारकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो वहीं आतंकवादी यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा अदालत ने सुना दी है। हालांकि एनआईए की तरफ से आतंकवाद के वित्त पोषक के मामले में दोषी कश्मीर आतंकवादी को मृत्यु दंड दिए जाने की मांग अदालत में की गई थी। मलिक को सेक्शन 121 में उम्र कैद की सजा हुई है। साथ ही यूएपीए के सेक्शन 17 में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि दोनों ही सजा साथ साथ चलेंगी। तो वहीं 10,70,000 का जुर्माना भी अदालत ने लगाया है। एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 19 मई को मलिक को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपों में दोषी ठहराया था।